दोस्तों, तीन तीन चैनल यूट्यूब के बनाने के बाद आज मैं फ्लॉप शो के तौर पे 2.5 साल से एक नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सेक्सी इरोटिक स्टोरी ब्लॉग बाय सैटरडे। नाम आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, लगभग 60 साल के लपेटे में मैं आ जाऊंगा मार्च के अंदर। अपने बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। नाम वाम भी जिन पात्रों को लूंगा वो भी मैं चेंज कर दूंगा, पहला अक्षर सेम रखते हुए। बाकी किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, मगर अपने तजुर्बे से ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ इरोटिक सेक्सी स्टोरीज पर, मेमोरीज पर। खास तौर पर सेक्स एक बहुत ही अनिवार्य अंग है। वासयन ने ग्रंथ लिखा है हिंदू धर्म में। हिंदू हूं मैं और मार्च का मेरा बर्थडे है। 60 साल का मैं हो जाऊंगा। 2-4 दिन की बात है। दोस्तों, सिगमंड फ्रायडे नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है, जिसने कहा था आज से लगभग 150 साल पहले। आप गूगल पे सर्च कर लेना सिगमंड फ्रायडे, मैं भी डाल दूंगा सामने स्क्रीन पर। कि उसने कहा था कि सेक्स ही एक ऐसी डिजायर है जो हर पाप की निशानी है, हर ऊंचा उठने की निशानी है। हर जगह वो तिकोनी जो सेक्स का लाल निशान है वही काम करता है। कितनी बड़ी बात उसने अपने तजुर्बे से कही थी। दोस्तों, आज अगर बीती जिंदगी को निहारता हूं या उसका अवलोकन करता हूं तो यही पाता हूं। दोस्तों, सेक्स की चाशनी में आदमी एक मधुमक्खी की तरह गिरता है, उस गर्त में जाता है और मकड़ी के जाले की तरह फंसता है, और बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, तो ये संभोग भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे आदमी कभी उबता नहीं है। दोस्तों, तो उसमें नित नए तरीके ढूंढ लेता है। बाकी दोस्तों, मेरी जिंदगी में तूफान आया था। शादी मेरी हुई थी 89 में, अंतिम महीने में। और बाकी मेरी जिंदगी में जो पहला तूफान आया था वो उसी की शादी के 5 साल बाद आया था। वास्तव में मैं बड़ा आदर्शवादी रहा स्कूल कॉलेज के टाइम से ही। स्कूल में तो मैं सेकंड ही आता था क्लास में, और मैं गली बस्ती में पला बड़ा था, लेकिन मान सम्मान मिलता चला गया, पढ़ाई में थोड़ा आगे निकलता चला गया। पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक था। और गलती मेरी जिंदगी में ये हुई कि मैं जो नॉवेल्स वगैरह अपनी मम्मी के लिए लाता था वो मैं खुद भी पढ़ लेता था, और मेरी उम्र के हिसाब से वो नॉवल मेरे लिए वर्जित थे। मगर मैं उस चीज को आज तक समझ नहीं पाया था कि वर्जित फल खाने का, एडम और ईव की जो कहानी है उसका अर्थ क्या है। मैं बाद में समझा इस चीज को। ये वो फल नहीं है वर्जित फल जो न्यूटन के सर पे गिरा था। जो न्यूटन के सर पे गिरा था वो तो एक बुद्धिमानी वाले मस्तिष्क को चोट पहुंचाने के लिए गिरा था। वो तो बहुत जरूरी था। जिस तरह से फेसबुक का आविष्कार हुआ है, यूट्यूब का आविष्कार हुआ है, गूगल का आविष्कार हुआ, वो फल तो अलग गिरता है, अलग जगह चोट मारता है। लेकिन दोस्तों, ये हार बांस का जो एक बदन होता है ना एक लड़की का, यानी जवान उठती हुई लड़की की जो उमंगें होती हैं, जो उसके शरीर की बनावट होती है, उसके जाल में चक्की के 2 पार्टों की तरह जब पिसता आदमी, तो सारे आदर्श मौत के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ तो इसलिए आपको नहीं पता, मगर कभी ना कभी होगा। आदमी जब अकेले में बैठ के सोचता है तो पता चलता है इन बातों का। बाकी दोस्तों, मेरी जिंदगी में जब मेरी रानी से मेरी शादी हुई तो मुझे ये तक नहीं पता था कि संभोग करते कैसे हैं। 2-3 रातें तो मुझे वहाँ डॉक्टर वगैरह से बात करने में, वो समझने में लगी, क्योंकि उससे पहले ब्लीफिंग वगैरह तो हमने देखी थी अपने दिनों में। PCR वगैरह का जमाना होता था उस वक्त, मगर शारीरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी। जबकि हंसेंगे आप ये सोचकर कि बायोलॉजी का मेरे पास सब्जेक्ट था। मैं इंजीनियर हूँ वैसे, मगर गुरुकुल स्कूल में जब 10वीं के बाद एडमिशन लेने गए तो उस रेपुटेड स्कूल ने कहा कि भाई आपको ये लिखवा के लाना पड़ेगा कि आप बायोलॉजी है, क्योंकि यहाँ मैथ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को बायोलॉजी पढ़नी पड़ी 11वीं 12वीं में, जो मैंने बड़ी मुश्किल से पास करी। किंतु बनना था इंजीनियर, तो इंजीनियर बनने के लिए वो PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मैंने फिर डिप्लोमा कर लिया था पूसा पॉलिटेक्निक से,
बाद में मैंने कोशिश करी इंजीनियरिंग करने की, लेकिन वो हो नहीं पाई डिग्री में से। मगर डिप्लोमा के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई थी जल्दी ही दिल्ली नगर निगम में, और शादी भी जिससे हुई थी वो भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व की मालिक थी, और बदन उसका बहुत ही तराशा हुआ, एकदम से झंझनाता हुआ बदन था, भरा हुआ, बहुत बेहतरीन, बेताशा, प्यार करने लायक बदन। साली की उम्र मेरी उस वक्त, उसका नाम अब मैं क्या बताऊं, वाइफ का नाम समझ लो रानी, और साली का नाम मैं अब क्या बताऊं, विरिंदा मान लीजिए। रानी मेरी पत्नी का नाम मान लीजिए, विरिंदा मेरी साली का नाम मान लीजिए। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। साली जो थी उस वक्त तो खैर लगभग 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त तो वो इतनी चंचल नहीं थी, मगर मिलने आती थी तो अच्छा लगता था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मेरी शादी के 5 साल हुए तो वो 21-22 साल की एक खूबसूरत युवती, और काफी हद तक वह मुझ पर थोड़ा सा मेरे आदर्श और मेरे स्टाइल और मेरी बातों की वजह से मरने भी लगी थी, जिसका मुझे एहसास बीच बीच में हो जाता था। अचानक ही एक दिन मैंने मौका देखकर उसके साथ घूमने का प्रपोजल रखा, तो उसने सहर्ष मान लिया उसको। वो मेरी पहली भूल थी और मेरा पहला मौका था, या भूल कह लो, मौका कह लो, कुछ भी कह लो। वर्जित फल मेरे सामने ही झोली में आके गिर रहा था, और गिर कर चोट भी ऐसी जगह मार रहा था कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। जबकि मेरे पास पत्नी का सुख था, मुझे कमी कोई नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी कहते हैं ना, चोरी की मिठाई खाने में मजा ज्यादा आता है। इसी वजह से दोस्तों मैं ब्लॉग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के टॉपिक एरोटिक सेक्सी स्टोरीज के काम आते हैं, और जो जेन्युइन हो, जो वास्तविक हो, ऐसे तो शायद ही आते होंगे। तो मैंने कहा शायद एक कोशिश ये भी करके देख लूं, क्या पता कोई व्यक्ति या औरत मेरे से रिलेट कर पाए और वो अपनी उन कमियों को या उन भूलों को ना दोहराए जो मैंने दोहराई। बाकी वृंदा की आंखों में बड़ी कशिश थी दोस्तों। बदन तो उसका साधारण ही था, कोई ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। मगर मैंने एक बात देखी थी कि जैसे वो स्कूल वगैरह की पढ़ाइयों के कुछ किस्से वगैरह में से समझने की कोशिश करती थी, तो जानबूझकर वो अपना जो है कपड़ा और थोड़ा सा नीचे गिरा देती थी, तो उसके दोनों जो वक्षस्थल के जो गोलाइयां हैं, बड़े बड़े माल्टों की तरह, बड़े तो नहीं थे मगर मुझे तो बड़े ही लगते थे, जब दिखे तो कोई चीज तो बड़ी ही लगती है, तो वो झलक जाते थे। उसकी गुंडिया जो थी भूरे रंग की, वो भी साफ दृष्टिगोचर होती थी। मैं उसे कई बार कहता था, मैं आलती पालती मार के बैठ, सीधी बैठ, ऐसे नहीं बैठते। वो समझती भी होगी, मगर वो सीधी बैठ जाती थी। उसके अंदर एक नजाकत थी, एक वास्तविकता थी, उसकी आंखों में कशिश थी। वो कशिश धीरे धीरे मुझे विकृति और एक तरह से यौनाचार की तरफ प्रेरित कर रही थी, मगर मैं अपने पे काफी काबू पाकर अपने आदर्शों को एक मुट्ठी में बांधकर उसको दूर धकेल देता था। किंतु धीरे धीरे उसकी अदाएं, उसकी बातें और उसका स्टाइल वो मेरे पे हावी होने लगा, और मुझे कमी कुछ भी नहीं थी। लोग कहते हैं जी घर में पत्नी से प्यार ना मिले तो बाहर मुंह मार लो, मगर मैं बाहर मुंह मारता नहीं था। वेश्यावृत्ति में रहा, कभी शक्ल रहा नहीं। जबकि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम चिरंजीवी था, वह तो रोज ही लगभग वेश्याओं के पास जाता था, वो आज भी जाता है। उम्र के हिसाब से कम कर दिया, मगर उस वक्त तो मेरे को बहुत ज्यादा कहता था कि मैंने तो ऐसा कोई जूनियर इंजीनियर देखा नहीं जो वेश्याओं पे ना जाता हो। तो वो एक बार मेरे को लेकर भी गया था, मगर मैंने उसे धमका कर वापस आ गया था, और मैं वहां से ये सर्टिफिकेट लिया आया था कि मैं वेश्यावृत्ति में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं। किंतु वृंदा जो थी वो मेरे दिल और दिमाग में छाती जा रही थी, और धीरे धीरे बदन उसका विकसित हो रहा था। अब उसके जो अंग प्रत्यंग की जो संरचना थी वो धीरे धीरे वो शेप ले रही थी जो मेरी
पत्नी और उसके अंदर 9 साल का जो फर्क था वो धीरे धीरे फर्क खत्म हो रहा था। दोस्तों खूबसूरत तो इतनी नहीं थी, मगर उसके बदन में एक नजाकत, उसके स्टाइल, उसकी अदाएं, उसकी आंखें, उसका हाथों को गोल करके स्टाइल मारना और मेरे पे भरोसा करना, एतबार करना। जब मैं उसे स्कूटर पे कभी कभी छोड़ने जाता था तो मैं पूछता था जैसे कि कहाँ चले, तो वो बड़ी नजाकत से, बड़ी आत्मीयता से बोलती थी जहां मर्जी चलो। उसकी ये बात सुनते ही मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था और मेरा अंग विशेष धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेने लग जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उस चीज को कैसे दबाव को उसको जमाने से छुपाऊं। लेकिन चक्कर ये था दोस्तों कि उसके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता था, मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे तो पता था। धीरे धीरे दोस्तों मैंने उसको थोड़ा बहुत फुसलाना शुरू किया, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा कंजर खाना था। मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं उसके साथ तालकोटरा गार्डन में गया तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे कॉलेज वगैरह का एडमिशन था, एडमिशन के लिए तो बात हो गई है, तो ऐसा करते हैं चलो घूमने का टाइम है तो घूम लेते हैं। तो उसका पहला डायलॉग मुझे आज तक याद है, प्यार करेगी डांटेगी। अम्मा शायद उसने जिस स्टाइल से बोला था और जिस नजाकत से बोला था तो मुझे ऐसा लगा कि ये मौका अच्छा। मैं कहा क्या हो गया, आधे घंटे हम वापस आ जाएंगे। तो हम तालकोटरा गार्डन में ऑटो में बैठ के चले गए आनंद पर्वत से। और उसके बाद दोस्तों करोलबाग में रहती थी वो, ससुराल मेरी करोलबाग में थी। थोड़ा बहुत तो मैं रियल भी बताऊंगा और नहीं तो इसको अनरियल भी मान लो आप। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों जैसे हम तालकोटरा गार्डन गए, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ खींच लिया। बाकी हम घूमते रहे, कुछ खाया पिया, नाश्ता वास्ता किया, ठंडा वंडा पिया, लिम्का उसे बहुत पसंद थी, लिम्का पिलाई। उसके बाद हम दोनों आधे घंटे बाद ऑटो में वापस बैठे तो मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं कहा पहली बार मैंने सोचा चांस ले लेता हूँ, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि कुछ कहना चाहता था मैं आपसे। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा मैं ये पूछना चाहता था कि तुम में से थोड़ी बहुत पटी हो कि नहीं पटी हो। तो उसने एकदम से अल्फाज बोले, ये आप चेक कर लो ना। मैंने धीरे से उसकी जांघ पे हाथ सरका दिया और मैंने उसको गले में हाथ डाल के और अपनी तरफ मुंह करके और उसके मुंह पे एक चुम्बन जड़ दिया। दोस्तों जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा पहला चुम्बन मैंने लिया था। पत्नी के चुम्बन तो खैर बहुत ही मीठे लगे सारी जिंदगी मुझे, उसकी तो याद अब भी आती है। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, चोरी का सेब, चोरी के फल, चोरी के पेड़ कितने मीठे होते हैं, मैं इसका आपको जवाब नहीं दे सकता। वृंदा के मुंह पर, अधर पर, उसके होठों पर जो मैंने चुंबन चस्पा किया दोस्तों, मेरी एक एक नस तन गई थी। और उसने जब जिस नजाकत से उस चुंबन का स्वीकृति दी, स्वीकार किया और जिस तरह से उसने उस पर एतराज नहीं किया, वो चीज मुझे ऐसी दलदल में ले गई, ऐसे यौनाचार के सेक्स के नाले में धकेल गई जिससे मैं सारी जिंदगी निकल ही नहीं पाया। उसकी परिणति क्या होगी वो तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैं जल्दबाजी में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा सारी बातें, 1 to all, A to Z। दोस्तों किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी थी। नैन्सी फ्राइडे की माय सीक्रेट गार्डन, जिसमें एरोटिक कहानियां होती थी, वो अपने तजुर्बे बताती थी और उससे बड़ा बड़ा हाल हो जाता था। बिली फिल्में बहुत देखी थी, किंतु दोस्तों ये जीती जागती जो बिली फिल्म थी ना वृंदा की, जो एक कमनी काया थी, चटकती हुई शाख की तरह, लहराती हुई शाख की तरह जब उसका बदन लहराता था दोस्तों, उसके बदन की खूबसूरती तो मायने नहीं रखती थी। मैं आज भी कहता हूँ कि वो खूबसूरत तो इतनी नहीं थी जितनी मेरी पत्नी थी, किंतु रानी के मुकाबले उसके अंदर एक जो समर्पण की भावना थी, उसमें कोई कमी नहीं थी दोस्तों।
यौनाचार प्रबल हो रहा था। और फिर मैंने उससे कहा कि अब कब मिलोगी, इसे ड्रॉप करते हुए। तो उसने कहा कोई पक्का नहीं है, कब मिलेंगे। उसके बाद तो दोस्तों ये ढक्कन खुल गया था देसी घी का, जिसकी खुशबू पूरे प्रांगण में फैल गई थी, सेक्स के आंगन में। उसके बाद लड़ाइयाँ टूटने लगी, बातें होने लगी। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन वह एक घरेलू लड़की थी, पढ़ाई में कमजोर थी, सीने पर होने में ठीक थी और चीज़ों में पारंगत थी, मगर अपनी बाकी चचेरी मेरी बहनों के मुकाबले वो थोड़ा पढ़ने लिखने में वीक थी, कमजोर थी। इस वजह से वो मेरा सहारा लेती थी। किंतु वो सारा पढ़ाई का न लेकर दूसरी बातों का, स्टाइल का, आदर्शवादियों का और प्रेमी के तौर पे लेने लगी, जिसका कि मैंने अनुमान लगा लिया था दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अब मैं जब मर्जी उसके मुंह पे, अधर पे, उसके होठों पे चुंबन रसीद कर देता। कभी वो इनकार करती, कभी नहीं करती, मगर कुल मिला के वो मान जाती। और धीरे धीरे मैं उसके बदन भी जहाँ मर्जी छूने लगा और धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ता चला गया कि 94 के अंदर मैंने काफी हाँ ना ओहो पो की स्थिति से उभर कर उसको एक बार पूछा कि क्या हम कोई लैला मजनू है या फलाने हैं या ढिमके हैं। तो वो घबरा गई, उससे समझ नहीं आया कि वो गलत है कि मैं गलत हूँ, कि हम दोनों गलत है कि हम दोनों सही हैं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। और वाकई वो बहुत ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज थी। उसका कंफ्यूजन को मैं भी दूर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। और धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी से झूठ बोलने लगा। मैं वृंदा से मिलने जाता था तो मैं कभी बोल नहीं पाता था कि मैं वृंदा से मिलकर आया हूँ। कभी कभी तो मेरे सूट के ऊपर जो मैं कोट पहना होता था, वृंदा का बाल भी रह जाता था, तो रानी एकदम से चौंक कर पूछ लेती थी ये तो बाल मुझे वृंदा का लग रहा है। तो मैं उससे बोल देता था कि हाँ, वो थोड़ा सा घबरा गई थी पढ़ाई की वजह से, तो मेरे कंधे पे लगकर रो रही थी, तो इस वजह से बाल। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एक सच्चाई का दामन था कि मैं बचपन से मेरे को एक शौक था कि मैं झूठ नहीं बोलता था, मगर मैं झूठ थोड़े थोड़े बोलता था, मगर उतना ही नहीं बोलता था जितने की बिल्कुल ही झूठ हो जाए। मैं कभी उससे छुपाता नहीं था रानी से कि मेरे दिल की महारानी एक के अलावा दूसरी भी बन गई है, वो भी उसी की बहन, जिसमें मैं उसी का रूप देखता हूँ। दोस्तों इतना तराशा व बदन था रानी का, मगर क्या करें, भूख जो होती है ना, ये आदमी को पागल कर देती है दोस्तों। सेक्स एरोटिक स्टोरीज बाय मी, ये एक आईना है, शीशा है समाज का। और धीरे धीरे वृंदा मेरे दिमागों पे, दिल पे, हर जगह छाती चली गई। मेरी नैतिकता खत्म होती चली गई। और एक दिन फिर ऐसा मौका आया दोस्तों कि नैतिकता की सारी हदें पार हो गई। संभोग तो नहीं हुआ, मगर संभोग से पहले जो होता है एक पूर्व संभोग, जो ओरल सेक्स होता है, उसका ऐसा प्रचंड नंगा तांडव हुआ कि उसका वर्णन मैं आपको कर ही देता हूँ, क्योंकि पता तो आपको भी है, कभी ना कभी जिंदगी में मौका आपके पास भी आया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी नसें तन आ गई होगी, कपड़े आपके सख्त होने लगे होंगे और एकदम से आपको अपने ऊपर नियंत्रण खत्म भी हो गया होगा। हुआ ये दोस्तों कि मेरे एक दोस्त का ट्रांसफर हुआ था, उसने पार्टी दी जीके में, ग्रेटर कैलाश में। तो वहाँ पार्टी थी, हम ड्रिंक वगैरह भी करते थे, तो नॉर्मल सी बात थी। तो वो कहने लगा कि चलो मैं पार्टी देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे जाना नहीं चाहता था उस डिपार्टमेंट में, मगर वो पार्टी दे रहा था तो हमने ले ली। 2-2 3-3 पैक पिए, खाना खाया, नॉनवेज खाया। जीके में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होते थे उस वक्त, तो पहले बेंच पे बैठ के प्लास्टिक के गिलासों में शराबें चल जाती थी, अब तो सख्ती पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो रेस्टोरेंट वाले खुद ही आमंत्रित करते थे, पूछ लेते थे कि ड्रिंक लोगे तो वहां बैठ जाओ, नहीं लोगे तो वहां बैठ जाओ। दोस्तों वहां से आने के बाद हुआ ऐसा कुछ कि तब एक स्कूटर चेतक होता था, उसी पे चला करते थे। आते आते वहां से
हवा लग गई, थोड़ा दिमाग में शराब फैल गई, जैसे कि नशा चढ़ गया। आए तो बस उधर की तरफ ही घुमा दिया स्कूटर, मैंने सोचकर कि माँ मिलेगी, वृंदा मिलेगी। उस वक्त दोस्तों लैंडलाइन नंबर ही होते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे। 94 का वक्त था। तो कहने का मतलब है कि दिल कर गया, मैंने कहा चलो एक बार वीणा के दीदार कर लेते हैं। मेरा नॉर्मली करोलबाग में ही ससुराल थी, करोलबाग में घर था, तो वहाँ जाना कोई मुश्किल काम तो था नहीं। बस कदम उधर ही मुड़ गए और मैंने सोचा दीदार ही कर लेंगे, थोड़ा सा दिल भी कर रहा था मिलने का। उस दिन जैसे मैं गया तो पता चला कि साले मेरे दोनों सो रहे हैं या इधर उधर हैं, और सास ससुर ने कहा चाय पी लो। तो मैं कहा ठीक है। मैंने पूछा वृंदा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो ऊपर पढ़ाई कर रही है। 4th फ्लोर पर बैठकर वो पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। मैंने सोचा मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। मैं नॉर्मली 1st फ्लोर पर ही बैठता था साधारणतः, वहीं मैं बैठ के इंतजार करने लगा। इतने में वो ऊपर से आई। उसने कहा आप इतनी देर से आए हुए हो, आप यहाँ क्यों बैठे हो, ऊपर क्यों नहीं आते। अब जैसे उसने इस तरह से बोला तो मेरे तो दिमाग में सारी ब्लू फिल्में घूम गई। ऊपर क्यों नहीं आते, नीचे क्यों हो, फलाना ढिमका। मतलब ये ऊपर नीचे की बातें सेक्स के हिसाब से चलती हैं। दिमाग तो चलता ही है, फिर नशा हो ही रहा था थोड़ा बहुत। मैंने कहा यार क्या बकवास कर रही है, खामा छोड़ना, चाय पी के चले जाता हूँ। नशा उतरा नहीं है, ऊपर से चाय पीनी पड़ रही है। तेरे चक्कर में बैठा था कि तेरे दर्शन हो जाएंगे, दीदार हो जाएंगे, ये लफ्ज़ मैं हमेशा उसे बोलता था। और मजाक में कभी कभी मैं बोल भी देता था, और मेरी मीना कुमारी क्या हाल है, तो वो भी मुस्कुरा के जवाब ही दे देती थी। कभी वो इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, और यही मेरे को दिक्कत हो जाती थी। मैं सोचता था उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। मगर आज जरा नशा हावी हो गया था, कुछ शराब का, कुछ दोस्त के स्थानांतरण का, वो सब चीज़ें हावी मिलेगी। तो अचानक ही उसने मेरे से कहा कि मैं तो ऊपर पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऊपर ही चलो ना। तो जिस तरह से उसने मेरे को एक छुपा हुआ सा आमंत्रण दिया, तो मैंने कहा 4th फ्लोर पे कौन जाएगा, क्योंकि उस वक्त उनके 2nd 3rd फ्लोर पे जो चाचा वगैरह रहते थे वो नहीं रहते थे, वो चले गए थे शिफ्ट करके। नोएडा चला गया था कोई, रोहिणी चला गया था, तो वो खाली से ही थे, उजाड़ से ही थे। अब वो 4th पे क्यों पढ़ रही थी, उसका कमरा था वहाँ छोटा था, इसलिए वो वहाँ पढ़ती थी, किताबें कापियाँ वहीं होती थी उसकी शुरू से ही 4th पे। या छत पे भी चली जाती होगी कभी कभार दोपहर में, या जैसे भी। उसने अपना बस्ता वगैरह सब वहीं रखा हुआ था। अब मैं 4th पे चला गया तो इतने में अचानक ही मेरे छोटे साले की आवाज़ आई कि ये चाय मैं ऊपर लेकर आऊँ या आप यहीं पियोगे 1st फ्लोर पे। तो मैंने कहा यार ऊपर ही दे जा। तो वो ऊपर चाय देकर चला गया। जब वो चाय देकर चला गया तो एकदम से सन्नाटा सा छा गया। कहाँ वो ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, कहाँ मैं 4th फ्लोर पे बैठा हूँ। मेरे दिमाग में तनाव होने लगा, बदन भी मेरा तनाव से ग्रस्त होने लगा। खासतौर पे जो मेरा अंग विशेष है वो धीरे धीरे तनने लगा, और वो थी अपनी आंखों से ही मुझे पी रही थी एक तरह से, और मैं भी उसको हल्की आंखों से देख रहा था। अचानक ही मैंने कहा भाई क्या पढ़ रही हो तुम? उसने बताया ये पढ़ रही हूँ। फिर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा और मैंने कहा वो बबलू ऊपर तो नहीं आएगा? साले का नाम बबलू ही था, मैं प्यार से बबलू कहते थे, मैं भी पूरी कहानी में बबलू ही कहूँगा। और बड़े साले का नाम बिट्टू था। वो घर में कम ही होता था क्योंकि उसको मैकेनिक था वो रेडियो वगैरह का, तो वो थोड़ा सा कम ही रहता था। तो वो कहने लगी कि अच्छा, मेरे ससुर की और सास ससुर की आदत थी कि जिस कमरे में दामाद बैठा हो उस कमरे में कभी वो घुसते नहीं थे एकदम से। जैसे उन्होंने जहाँ भी सोना हो, अपना 9 बजे सोना है तो 9 बजे सोना है, खाना खिला के रसोई में बैठना है तो रसोई में एक राउंड पे ही बैठे रहना है। कहने का मतलब छोटी सी रसोई होती थी, तो मतलब उनको आदत नहीं थी कि किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की या किसी कमरे में दम करके चल देने की। इस बात का तो मुझे शुरू से ही पता था। 5 साल हो गए थे आखिरकार उस घर के दामाद हुए, मुझे मालूम था।
और रानी ने भी बता रखा था और बाकी मेरे सालों ने भी, बबलू बिट्टू ने दोनों ने बता रखा था कि पापा कभी ऐसे घुसते नहीं कमरे में। कई बार हम बियर वगैरह पीते थे, मैं ड्रिंक करता था, सारा मेरा बड़े वाला शराब का सेवन कर लेता था 1-2 पैग, और जो छोटे वाला साला है मेरा बबलू, वो खाली बियर ही लेता था, उसने शराब कभी ली नहीं। सिगरेट वगैरह मैं पीता था, ये बात उनको पता थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं कभी कभी 1-1 डब्बी भी पूरे दिन में पी जाता हूँ। इन बातों से मैंने उनको परिचय नहीं करा रखा था, क्योंकि जो छोटा साला था वो तो मेरी साली से छोटा था 2 साल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मौका बन रहा था और वासना का भंवर मेरे अंदर घूम रहा था, आंखें डोल रही थी और बदन को तराश रही थी उसके। वो समझ गई, उसने सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा डाल छोड़ा जानबूझकर, ताकि मैं इतना ज़्यादा अलर्ट ना हो जाऊं। तो मैंने उससे अचानक पूछा, बबलू अभी चाय देकर गया, अब इतनी जल्दी तो ऊपर नहीं आएगा? तो उसने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए, बड़ी नजाकत से मुस्कुराते हुए, लहराते हुए कहा कि कोई भी नहीं आएगा अब तो, अब यहाँ कौन आएगा, सबको पता है आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। तो उसकी ये बात सुनते ही तो मेरे जैसे एकदम से पागलपन सवार हो गया। मैंने उसे एकदम से 4th फ्लोर के पास ही कोने पे सीढ़ियाँ थी, मुझे डर था कोई सीढ़ियों से आ ना जाए, चाहे उसने बेशक आश्वस्त कर दिया था, मगर मैं उसको फिर भी अपने से 9 साल छोटी समझकर यही समझता था कि उसमें शायद इतना दिमाग ना हो। मैंने अचानक वो दुस्साहस किया जो शायद मेरे जैसे आदमी को करना बहुत मुश्किल था। मैंने फटाक से उसको वहीं सीढ़ियों के पास ही लिटा दिया और एक नज़र में सीढ़ियों के गहराई में देखता रहा कि कहीं सीढ़ी से कोई आ ना जाए अचानक। और मैंने उसकी सलवार खींच ली। सलवार खींच के मैंने उसका अंडरवेयर भी उसकी घुटनों तक चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने अपनी पैंट खोली और मैंने उस पर चढ़ाई करने की एक कोशिश की, मगर मैं इतना घबरा गया और कुछ मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगने लगा डर कि मैंने कोशिश तो करी, वो कोशिश उस दिन कामयाब हो जाती तो खैर बहुत ही रसातल में ज़िंदगी पहले ही चली जाती जो अब गई हुई है। मगर अभी तो रसातल में ऐसी मैं कोई ख़ास नहीं बताऊंगा आपको सारी बात कि आज की हालत में क्या पोजीशन है मेरी और वृंदा की। कुल मिला के ये है कि दोस्तों मैंने कोशिश की, संभोग की तरीके से सही बताऊं तो, मगर दोस्तों उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। घबराहट थी, कुछ उसका थोड़ा सा हल्का विरोध भी था और कुछ मुझे लगा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूं, मगर मैं अभ्यस्त नहीं था इन चीज़ों का और पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ संभोग करने की तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था। वो तो उस दिन नशा सवार हो गया। वृंदा को वासना की हदों से भी ज़्यादा पाने की हवस पैदा हो गई और सबसे बड़ा वृंदा के एक मौन आमंत्रण का, उसकी आंखों के आकर्षण का। मैंने कोशिश तो करी दोस्तों, क्योंकि सलवार पूरी नहीं उतार पाया था, अंडरवेयर उसका मैंने थोड़ा सा देखा धारी वाला था, मुझे हंसी तो आई, मगर मैं कोशिश करी, मगर मेरी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। घबराहट कह लीजिए, अंधेरा था सीढ़ियों पे और मैं पॉइंट पे पॉइंट मार नहीं पाया दोस्तों। तो उसके बाद मैं हाँफता हुआ मैं उठ गया, फिर मैंने फटाफट कहा कोई आ जाएगा यार, अंदर ही बैठते हैं। हम दोनों फिर अंदर बैठ गए, लेकिन अब तो बात इतनी ज़्यादा आगे चली गई थी कि अब तो वीना की आंखों में भी लाल डोरे तैर रहे थे और वो भी एकदम से ये सोच रही थी कि जो वैसे वो इशारों में और मुंह से भी बोलती थी कई बार कि इससे अच्छा तो हम कहीं घर ले लेते हैं। मैं कहा हाँ मेरा दिल भी करता है, कोई कमरा ले लें, किसी दोस्त के घर चले जाएं और फिर मैं वहाँ सुबह से शाम तक, शाम से दोपहर तक और दोपहर से शाम तक और सारी रात तेरे साथ संभोग करता रहूँ, तेरे शरीर को भोगता रहूँ। तो वो कहती थी हाँ मैं भी तो यही कहती हूँ, मगर वो कहती कभी नहीं थी। हम नेहरू पार्क जाते थे घूमने जब की बात है ये, मगर वो उसके अंग प्रत्यंग को मैं छूता रहता था, उसके वक्षों को टटोलता रहता था, घुंडियों को भी टटोलता रहता था, तो इससे वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती थी। मगर उग्र मतलब ऐसे
यौन दृष्टि से, वैसे गुस्से वाली नहीं, गुस्से वाला उग्र नहीं कह रहा दोस्तों मतलब वो तन जाता था उसका बदन ना, जो गोलाइयाँ होती है ना दोस्तों वक्षस्थल, उनकी घुंडियों को, घुंडियाँ समझ रहे हैं आप, तो उनकी घुंडियों को आप हल्की हल्की उंगलियों से सहलाओगे तो वो सख्त हो जाती हैं और औरत की आंखों में लाल डोले तैर जाते हैं। छोटी सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पता सब है आपको भी, और आजकल की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा पता है। उस वक्त तो खैर ये चीज़ें होती नहीं थी, ना यूट्यूब होता था, ना फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था। अब ये देखो ना, अब 94-95 में क्या होता था, गूगल तक भी नहीं था। हाँ, तो बात कहाँ तेज चल रही थी, हाँ बात ये चल रही थी कि वृंदा की आंखों में लाल डोरे तैर गए थे, क्योंकि जब उसने संभोग तक के लिए रोका नहीं, और वो तो राजी थी, खाली मैं पॉइंट पर पॉइंट मार नहीं पाया और अंधेरे का नुकसान मेरे को हो गया, और कुछ मेरे को घबराहट का नुकसान हो गया, कुछ मुझे किसी के सीढ़ी से आने की आशंका लगने लगी, कोई भी कभी भी धमक सकता था। यंग एज के बच्चे थे, जवान थे दोनों साले मेरे, और कूदते फांदते आ जाते तो मैं क्या करता, क्या जवाब देता। मेरे को तो आदर्शवादी का मेरा चोला ओढ़ा हुआ था, तो उनको मैं जवाब देना मेरा भारी हो जाता। लेकिन अब अपने वासना के ज्वार को शांत करने के लिए मैं क्या करता, तो मैंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी, जो मैं ज़्यादातर कभी कभी देखता था बिली फिल्म में, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को इतना शौक नहीं था, उल्टियाँ आती थी, बाद में हस्तमैथुन भी करना पड़ता था बाथरूम में जाके, कोई इतना ज़्यादा उत्तेजना हो जाती, वो सभी करते थे हस्तमैथुन, तो बाकी वो बाथरूम में एक एक करके जाके करते थे। ये तो कोई पुरानी बात है, हमारा एक दोस्त था साकेत में, वो हमें ले जाता था, विनोद नाम था उसका, वही काम करता था प्राइवेट कंपनी में, जब की बात है, तभी दिखाता था वो बात तो है मेरे शादी से पहले की, 87, 88, 89 की, ये 3 साल की बात है, 87 से लेके 89 तक की। बाकी शादी वादी में सब आए थे दोस्तों। कहने का मतलब है, बात वहीं ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ी थी। अब क्या हुआ कि वृंदा तो व्याकुल होने लगी, क्योंकि अब यौवन की आंधी उसको उड़ा के ले जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने स्पर्श देख लिया था, और जब मैं टोके लगा रहा था तो उसने उस अंग प्रत्यंग का भी थोड़ा सा एहसास कर लिया था। अचानक ही मेरे मन में एक बात आई, मैंने बिली फिल्मों में ओरल सेक्स बहुत देखा था, और मैं हमेशा सोचता ही था, उल्टी सी भी आती थी, मगर मेरे को आज वो लगने लगी अच्छी बातें, आज मुझे वो गीता का ज्ञान लगने लगी, जो विकृति थी जिससे मेरे को उल्टी आती थी। अचानक ही मैंने उसके सामने अपनी पैंट की जिप खोली और अपने अंडरवेयर को अंदर ही अंदर नीचे किया, और मैंने तपाक से अपना शीशन बाहर निकाला, तो वो हैरान रह गए देखकर, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि उससे पहले तो अंधेरे में सीढ़ियों पे तो वो महसूस ही नहीं कर पाई, और मैं तो उसके नीचे वाले हिस्से पर टोके लगाने की कोशिश कर रहा था, वो टोके लग नहीं पाए, पॉइंट पे पॉइंट बैठ नहीं पाया। अगर वो पॉइंट पे पॉइंट बैठ जाता फिर तो बात ही कुछ और थी, मगर वो कुछ मेरी नासमझी, कुछ तकाजा, कुछ मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। यौनाचार वगैरह में बताया ना कि शादी के टाइम भी मेरे को ये नहीं पता था कि कहाँ डालना है, क्या करना है, तो क्या कह सकते हैं, ना समझ तो मैं था ही, वेश्यावृत्ति मेरा कभी कप ऑफ टी रहा नहीं। तो मैंने उसको एकदम से, उसने कहा ये क्या, मैंने कहा ऐसा करो कि इसको लॉलीपॉप बना लो। वो हैरान रह गई, मगर आप यकीन मानना, अगर 1 सेकंड का 100वां हिस्सा होता होगा ना, तो वो घड़ी मैंने उस वक्त उसके चेहरे पे देखी, उसने फट से उसको मुंह में ले लिया। यकीन मानना आप, उसकी जिंदगी का ये पहला शीशन था। शीशन का मतलब समझ रहे ना आप, अंग प्रत्यंग, कॉक, अंग्रेजी में जिसे कॉक कहते हैं, कॉक। अब इसको यही बोलूँगा ना, कॉक ही बोलूँगा या शीशन बोलूँगा, क्योंकि यूट्यूब वाले बड़े हरामजादे हैं ना, ये काटपीट करते हैं, हरामजादे बड़े हरामी हैं। तो मैंने कहा पहला ही वीडियो, ब्लॉग वीडियो तो ऐसा बना दूं कि तबीयत खुश हो जाए आपकी, आपको अगले वीडियो का इंतजार रहे। मैंने कहा इसको लॉलीपॉप बनाओ। यकीन माना दोस्तों, उसने सेकंड का 100वां हिस्सा भी मैं गलत बोल गया, शायद 1000वां ही बोलूँगा। मेरी निगाह में वो इतनी बड़ी दान करता थी कि उसने अपनी यौवन की
सारी ऊंचाइयां, सारी गोलाइयां मेरे को ऐसे अर्पित करी, समर्पित करी, जैसे एक भरी हुई वासना की नदी में कमल का फूल इकलौता खिल गया हो। और बिल्कुल ऐसे उसने उसे मुंह में लिया। मैंने उसे फिर थोड़ा सा अंदर बाहर करना शुरू किया, और मुझे खुद नहीं पता कि मुझे जिंदगी में पहली बार कर रहा था, क्योंकि पत्नी के साथ तो मैंने कभी किया ही नहीं था। ये तो बात ही अजीब सी अपने आप में। एक आध बार कोशिश की, मैंने उसे बताया भी, दोस्त वगैरह बताते हैं ऐसे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को घिन आती है। मैंने फिर कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरे को तो उसके साथ संभोग रहा तो उन्हें भी पूरा आनंद आ जाता था। मैं तो बहुत ही डर जाता था, और मैं संभोग में कभी सुबह दोपहर शाम रात देखता नहीं था। ये सब मैं बेवकूफ़ हरकतें समझता हूँ, चूतियापंथी मानता हूँ इन चीज़ों को। वृंदा के मुंह में अपना शेषन दिया, और शेषन पहले तो ढीला पड़ गया था, क्योंकि मैं 2-3 बार कोशिश की थी संभोग करने की, उसके पिन पॉइंट पे योनि द्वार में अपना वो शेषन घुसेड़ने की, जिसमें मैं नाकाम रहा था। इस वजह से वो थोड़ा शीतल हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको जिप खोल के अंडरवेयर डाउन करके जिप के अंदर से हाथ डाल के उसको लपलपा के जैसे बाहर निकाला, तो उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। शेषन में लहला उठा उसके मुंह में जाके, तो वो और मस्त हो गया। अब वो वृंदा जो है वो भी कहना मैं पूरा सहयोग करने लगी। उसने मुंह में चलाना शुरू किया, जीभ से भी चुबलाना शुरू किया। अब शेषन को अकड़ाने लगी, वो थोड़ा बड़ा होने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आगे की चमड़ी जो है वो उलट कर शेषन पर आ गई, तो उससे वो और ज़्यादा विकराल रूप ले गया। खैर वो तो मुझे महसूस हो रहा था, उसको तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो तो मुंह से ही ऊपर नीचे कर रही थी उसको मुंह में ही। बाकी वो एक आध बार वो इशारे से पूछने लगी कि इसको निकाल दूं क्या बाहर, लेकिन तब तक मेरा प्रचंड वेग बन गया था। वीर्य का वेग इतना तेज बन गया था कि बस वो किसी भी टाइम फूट सकता था। ज्वालामुखी के मुहाने पे आकर वो वेग कब फूट जाए कुछ पता थोड़ी चलता है अंतिम क्षणों का। वो तजुर्बा था मुझे। तो मैंने सोचा कि कहीं ये मुंह से निकाल ले और फिर वो गड़बड़ हो जाए, जैसे पत्नी के साथ करते हुए मैं रानी के साथ कई बार थोड़ी सी कोशिश करता था, तो वो थोड़ा बहुत मुंह में लेके वे छोड़ देती थी, तो वो बाद में मेरे को अस्मैथुन करना पड़ता था या बाहर ही निकल जाता था, बाहर निकालना पड़ता था। तो वो मेरे को तजुर्बा बहुत बुरा और बहुत ही बदमजा लगता था। सारा मूड ही ख़राब हो जाता था। तो मैं वो मूड यहाँ ख़राब करना नहीं चाहता था। संभोग ना कर पाने की एक दिक्कत और असफलता को मैं यहाँ अपना प्रयास बनाकर इसमें पारंगत होना चाह रहा था, और लगभग पारंगत हो ही चुका था। तो मैंने उसके चुटिया एक बनाती थी, वो मैंने उसके बाद पीछे से पकड़े और उसको थोड़ा आगे ठसका देकर और अपने शेषन की जड़ तक पहुंचा दिया उसके मुंह को, ताकि वो बाहर ना निकाल सके। वो थोड़ा कसमसाई, लेकिन अब वो मजबूत हाथों के सिकंजे में थी, और फ्रंट से और बैक से अब दोनों तरफ से दबाव था उस पर। अब जब मेरा वो प्रचंड वेग बहने लगा, तो मेरे को संतुष्टि मिली। उसके मुंह में ही सारा प्रवाह हो गया लावे का। लावा जब उसके मुंह में लहलाता हुआ गया, तो उसे तो पता ही नहीं था। उसका तो पहला तजुर्बा था मेरी तरह, मेरा भी पहला तजुर्बा था पूर्ण रूप से। तो अपूर्ण रूप का तजुर्बा तो मैं रानी के साथ कर चुका था, अपनी पत्नी के साथ, मगर वो अपूर्ण तजुर्बा तो हमेशा ही कड़वा और बदमजा होता था। यहाँ तो संपूर्ण मज़ा आ रहा था ब्रह्मांड का, सृष्टि का। अब उसमें जब पूरा प्रचंड लावा जब अंतिम बूंद तक चला गया, तो उसने फिर सर हिला के पूछा, और अपने चेहरे पे आई हुई एक लट को भी उसने झटके से मुंह में शेषन को रखते हुए ही झटका ऐसा लगाया कि वो लट भी लहरा के साइड में हो गई मायूसी होकर। मगर वो उसकी अदा आज भी मेरे मन स्मृति के पटल पर अंकित है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, बनावटी कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी आपने, नौटंकीबाज वाली ये मस्तराम की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी, मगर ये तो मैं आप बीते सुना रहा हूँ। इसमें कोई मस्तराम तो है ही नहीं। मस्तराम की कहानी हमने भी अपने टाइम में बहुत पढ़ी है, चोरी छुपे वगैरह वगैरह जैसे में
मनोर कहानियाँ और दुनिया भर की नूतन कहानियाँ वगैरह सब पढ़ती हैं। छोटी छोटी पटरियों पर निकलने वाली 5-5 रुपए की किताबें सब पढ़ी हमने अपने टाइम पे, मगर वो सब तो नौटंकी बाजी होती थी, बड़ा चढ़ा के बातें करनी। ये तो मेरी आप बीती बता रहा हूँ दोस्तों। अब इसे एरोटिक मानो, गंद मानो, कुछ मानो, लेकिन जो बात है वही बता रहा हूँ दोस्तों। वही बताऊँगा जो मतलब कि जिसमें आपको थोड़ा सा मज़ा है, मतलब फालतू फंड की बातें क्यों बतानी। इस तरह से दोस्तों फिर मैंने उसके बाल छोड़े, उसने फिर जिप ऊपर करी, मैंने फटाफट फिर उसके बाद जब लावा पूरा निकल गया बाहर, तो उसको तो ये पता नहीं था, तो उसने तो उसको गले के नीचे ही उतार लिया, उसे मालूम नहीं था। उसने मेरे को कई टाइम बाद फिर बताया था कि उस दिन तो मैं गट गट करके पी गई थी, तो मुझे पता ही नहीं था उस बात का। सोचता हूँ तो उसकी नादानी पे और उसकी तत्परता पर, दोनों ही चीज़ों पे यकीन आता है। वो बिल्कुल ही जेन्युइन समर्पित लड़की थी। गलत तो था, अनैतिक था, मगर उस अनैतिकता में एक सुंदरता ये थी कि वो भी अपने आप में मौलिक थी, मैं भी अपने आप में मौलिक था। मैं भी कोई तजुर्बा लेकर नहीं आया था, वो भी कहीं तजुर्बा लेकर नहीं आई थी। दोनों ही नौसिखिए थे। आडम और ईव को हम पूरा कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। अब हर सेब न्यूटन के सर पे गिरे वो तो जरूरी नहीं है ना। आडम के हिस्से में भी आ सकता है वो सेब, वो हिस्से में आ गया था मेरे। सेब कह लो, माल्टा कह लो, संतरे कह लो, तरबूज कह लो, कुछ भी कह लो, आप अंगूर कह लो, भाई आप समझे नहीं। गुंडियों को अंगूर से तुलना कर लो, और जो वक्स तल है उसको संतरे से, माल्टे से तुलना कर लो, और जो नितंब है उनको तरबूज से तुलना कर लो, किसी से भी कर लो। आम से तुलना कर लो, वक्स तल की आम से भी तुलना होती है। भारतीय स्त्रियों के तो स्तन की तुलना हमेशा आम से ही होती है। मगर उसकी वो बाल झटकने की अदा और दोनों हाथों का इस्तेमाल न करते हुए, वो भी उसका अंदाज मुझे आज भी याद है, मेरे मन स्मृति के पटल पर पूर्णतः अंकित है। बाकी फिर वहाँ से निकल कर मेरे को जाने की जल्दी हुई, क्योंकि काम निपट गया था और मुझे लगा कि शायद मैं बहुत देर हो गई है, कोई ऊपर आ गया तो इसको तो एक दूसरे के चेहरे के भाव छुपाना बड़ा मुश्किल है। उसका चेहरा भी लाल अनार की तरह सुर्ख हो रहा था, और मेरा तो जैसा हो रहा होगा पता ही होगा, उसको पता होगा या मुझे मेरे भगवान को पता होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि वो दिन पहला था मौखिक सेक्स का, ओरल सेक्स का, और उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा। हर दिन एक नई कहानी बनती रही, हर दिन एक नया चैप्टर जुड़ता गया। बाकी इसी दौरान वियोग भी आए, बातें भी हुई, और भी पूर्णतः संभव का भी मौका लग पाएगा नहीं लग पाएगा, ये तो आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा दोस्तों। कम से कम 100 वीडियो तो डालूंगा, आप बेफिक्र हो इस बात से। बाकी कुल बातें मैं अपने रानी की बताऊंगा, कुछ वृंदा की बताऊंगा, बाद में 2 औरतों के साथ मेरे संबंध और रहे उनकी भी बताऊंगा। मगर कुल मिला के 4 औरतों से मेरे यौन संबंध रहे हैं। उसके बाद फालतू कोई संबंध मैंने किया नहीं 60 साल की उम्र में। और देखा जाए तो एवरेज मेरी कोई बुरी नहीं है। बाद की 2 औरतें तो मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि वृंदा से मेरा नाता वियोग का हो गया, तो उस वजह से मैं 2011 के बाद वहाँ मैं फंस गया थोड़ा। 2012 में वियोग हुआ था उससे नवंबर में वृंदा से। ये मैंने सस्पेंस खोल दिया, मगर उससे पहले जो कहानियाँ हुई हैं वो बतानी है। ये कोई मस्तरामी कहानी तो है नहीं कि मैं उसमें एंट्री मरवा दूं किसी की, या किसी का डांस करवा दूं, कैबरे करा दूं। ये तो जो हुआ है वो ही बताऊंगा दोस्तों। बाकी रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही होगी इसमें। फ़ोन मेरा ये नया ही है। दोनों हाथों से शीशन को थाम कर जिस तरह से वो अंदर बाहर कर रही थी, जिस तरह से उसने लावे के प्रचंड वेग को संभाला, वो आज भी मन स्मृति के पटल पर मेरे अंकित है। ये मैं बात नहीं भूल पाया। और जब अपना वहाँ से पैदल चलता हुआ जाता था गाड़ी वहाँ खड़ी करके, तो उसके बाद क्या नाम है, जब मैं घर पहुँचा, खाना वाना खाया, पत्नी ने पूछा रानी ने कि आज इतनी देर कैसे हो गई। तो मैंने कहा वो कुछ ऐसा नहीं, वो डैडी मिल गए थे, बात कर रहा था, कोई ऐसी बात नहीं है। बोली कोई बात नहीं। रात को थोड़ा ओरल सेक्स कर लिया था, तो 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा फिर भी थकान सी लग रही थी। मगर दोस्तों ज़िंदगी में मैंने एक व्यक्ति दोस्त ने बोला था कि अगर सेक्स का पूरा मज़ा लेना हो तो पहले बाथरूम में जाके हंसमें करो, उसके बाद सेक्स करो तो मज़ा आएगा 15 मिनट बाद। मगर ये बात मुझे उस दिन चरितार्थ पता चली जब रानी के साथ में हम बिस्तर हुआ, तो उसने कहा क्या बात है, आज तो बड़े ढीले से लग रहे हो।
तो मेरे अंदर का चोर तो पकड़ा जा सकता था, मगर मैं तो एक अंदर अंदर ही एक हिमालय की चोटी पे चढ़कर आया था। तो मैं कैसे उसे बता सकता था कि 2 चोटियों पे चढ़कर मैं आया हूँ उनके गुंबद पर, और वो भी और कोई नहीं, तेरा ही घर है और तेरी ही बहन है, वो बिल्कुल तेरा ही रूप है। और साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है, तो मैं हमेशा बोलता ही था। तो उसको भी थोड़ा एहसास तो था कि साली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है मन में इसके, मगर उसे ये नहीं पता था कि आज सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं हम दोनों ने, जिया साली ने। बाकी जब वो हम बिस्तर हुई और उसके बाद जब उसने शिथिलता को तनाव में बदलते हुए देखा, और जब उसने क्या नाम है 7 इंच की वो लपलपाती हुई, मैं हमेशा उसे कहता था कि अरे योनी में मैं ये तप आती हुई सलाख डाल रहा हूँ 7 इंच की, तो वो खुश होकर बोलती थी ठीक है डालो। मगर आज उस दिन तो उसने जैसे ही थरथराते हुए हाथों से उसे थामा, तो वो तो घबरा गई। तो नहीं आज क्या हो गया इसको, उसे क्या पता था कि ये हिमालय फतेह करके आया है। अब हिमालय के नीचे की चोटी तो उसके लिए बहुत आसान है। आज बड़ी बहन छोटी चोटी बन गई थी और बड़ी छोटी बहन बड़ी चोटी बनकर फतेह हासिल कर चुकी थी। एक असंभव चीज़ थी, वो हासिल हो चुकी थी, इसलिए वो बड़ी हो गई। और एक मेरे सामने संभव चीज़ थी जो 5 साल से जिसे मैं भोग रहा था पत्नी के तौर पर, मर्यादा के तौर पर, वो एक छोटी हो गई। किंतु जो मैंने धुआंधार जो संभोग किया है, तो समझ लो कि रानी की चीखें निकल गई। चीखें निकलने से पहले मतलब ये नहीं कि चीखें निकली गई, मैंने मुंह पे हाथ रख देता था या मुंह पे मुंह रख देता था। मतलब कहने का कि वो ऐसा हो गई मस्त कि वो हैरान रह गई कि आज हुआ क्या है। मगर उसे मैं कैसे बताता था कि इस स्टेशन पर किसी के प्यार की चुम्मी लगी हुई है, किसी के प्यार का इजहार हुआ है, किसी के हाथों का स्पर्श हुआ है, और किसी के कोमल कोमल मुखद्वार का एहसास है, स्पर्श है, रेशमी बंधन की चुभन है, जो उसको क्या नाम है एक 7 इंच की तपती सलाख की तरह रोनती चली जा रही है। और उसके बाद वो ऐसे बेसुध होकर सोई है। पुरनते नगर नहीं सोते थे हम दोनों, और कपड़ा तो मैं बदन पर एक भी पसंद नहीं करता, शुरू से मेरी आदत रही है। यहाँ तक कि अगर पाजेब भी पहनी हो तो पाजेब भी मेरे कानों में चुभती थी, आंखों में चुभती थी, कानों में गलत बोल गया, कानों के अगर बुंदे हों मैं बुंदे भी उतार देता था। ये मेरी आदत रही है शुरू से। तो उनको तो वाइफ को तो पता था, पत्नी को, रानी को। बाकी लाइट में जला के ही करता था, क्योंकि अंधेरे का मामला मेरा गड़बड़ रहता था थोड़ा, और मेरे को रोशनी अच्छी लगती थी, बदन चमकता था, घूम के सामने आता था। तो इतना धुआंधार सेक्स हुआ हम दोनों के बीच में, ये रानी को ये पता नहीं चला सारी ज़िंदगी कि मतलब ऐसी क्या एनर्जी, ऐसी क्या व्याग्रा ले ली थी। उस वक्त तक तो व्याग्रा आई भी नहीं थी कि ऐसी क्या यौन बूटी ले ली थी जो कि उसके बदन का एक एक अंग टूट गया, जबकि थोड़ा बदन भी 5 साल में उसका हल्का भारी हो गया था और 2 बच्चे हो चुके थे। इस वजह से थोड़ा उसको संभालना भारी हो जाता था, लेकिन मैंने उसे संभाला और वो धुआंधार इश्क झाड़ा उसको, क्योंकि एक बच्चा तो मेरा 91 में हो चुका था और एक बेटी मेरी हुई थी 92-93 में। तो इस हिसाब से बॉडी में थोड़ा भरापन आ गया था और थोड़ा था सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यौन संतुष्टि एक भरी हुई औरत को। तो लेकिन उस दिन तो जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरे क्या नाम स्टेशन में कोई मुसलचंद बरस गए हैं और बहुत ही मुष्टि वर्धक प्रहार हो रहे हैं। ऐसा धक्का-धक मामला चला कि वो दोनों डाल हो के सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। बाद में कपड़े वपड़े चेंज किए होंगे उससे सुबह, और मैं भी अपना रात को थोड़ा सा पजामा कुर्ता पहन के आराम करने लगा। लेकिन मन ही मन उस दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। दोनों हाथों से शिशन को अपने मुंह में संभाल के और बड़े आराम से सेज के मुंह में धीरे धीरे चुबलाने वाली, जीभ चलाने वाली। और बीच में मैंने उसे बोला भी था एक बार, थोड़ा सा जीभ से भी चला। और उसके अलावा जब मैंने उसे कहा कि बाहर नहीं निकालना है तो वो घबरा गई, लेकिन उसने बात मानी और पूरा प्रवाह मेरा वो पूरा वेग ले गई। कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा चेहरे पे उसके लाल रंग हो गया था और
तरह से वो गट गट करके सारा लावा अपने अंदर ऐसे निकल गई, जैसे कि किसी समर्पित एक पुष्प जो होता है जो छलछलाती हुई नदी में तैरने लगता है, उस तरह से उस प्रचंड वेग को संभाल गई थी। और मैं उस दृश्य को याद कर करके मुस्कुरा रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि किस तरह से उसने लटों को अपने हाथों को ना इस्तेमाल करते हुए और झटका देकर जिस तरह से लट को पीछे किया था, और मुंह में उसके 7 इंच की एक तपती हुई सलाख थी, उस सलाख को भी झटका नहीं दिया, खाली उन्हें बालों को इस तरह से झटका। और जिस तरह से प्रचंड वेग को और मेरे इशारे को समझ के जब मैंने उसे बोला बिल्कुल मत निकालना, अभी से बाहर मत निकालना, अभी बस 2 मिनट की बात है, अभी इसमें से प्रचंड वेग निकलेगा, तो उसने उस प्रचंड वेग को भी अमृतपान समझ के ले लिया। उसे पता ही नहीं था कि इसे थूकना होता है कि निगलना होता है। उसने तो ये समझा जो जैसे उसके मजनू ने बोला लैला को, उसी तरह से उसने वो सारा समर्पित भाव से किया। और उसके वक्षस्थल को मैं पूरा मथरा था, ऊपर से लेके नीचे तक, गला वाला सब, और उसके घुंडियाँ भी बिल्कुल तनी हुई थी, दोनों अंगूर की तरह। और उसके दोनों वक्षस्थलों को मैं ऊपर से हाथ डाल के उसने हल्का सा अपने सूट को आगे की तरफ ढीला कर दिया था। अंदर वो कोई उसने ब्रा वगैरह पहनी नहीं हुई थी, और मैंने कभी शायद देखा भी नहीं, और मेरे को ध्यान भी नहीं है, कमी पहनती होगी शायद, जानबूझ के झलकाती थी बदन को ना। तो माल्टे जो थे मेरे दोनों हाथों में मथे गए थे बहुत बुरी तरह से, और बहुत ही मज़ा आ गया था, और बिल्कुल ऐसे कठोरतम थे, उतने ही मुलायम थे जितने होते हैं, और एक चढ़ती हुई उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहे थे। बाकी रानी के मुकाबले तो बहुत बेटर थे, क्योंकि ये ताजे थे। रानी के तो क्या नाम है 9 साल पुराने थे उम्र के हिसाब से, और 5 साल शादी के पुराने मान लो, तो आप उस हिसाब से तो नए माल्टों का तो मुकाबला ही क्या था, जिसमें शक्ति अमरूद वाली थी और अंगूर के दाने भी मजबूत थे। और धीरे धीरे हाँ, लेकिन भूरे थे, हल्के से ब्राउनिश थे गुंडियाँ। और जब मैं दोनों हाथों से उनको मथ रहा था तो उस वक्त वो सीन देखने वाला था, और उसने पूरा सूट आगे से खोल दिया था और ज़्यादा, ताकि मुझको हाथ करने में आराम रहे और कोई दिक्कत ना हो। बाकी दोस्तों आज भी पलट के 60 साल की उम्र में लगभग मैं सोचता हूँ कि उस दिन क्या होना था, क्या नहीं होना चाहिए था। आप कहोगे कि नैतिकता की बातें करेगा, आदर्शवादी की बातें करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। उस दिन मेरे से गलती ये की हुई छोटी सी, वासना के ज्वार में हम दोनों ही गोते लगा रहे थे, दोनों ही तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं थी, नैतिकता वाली बात ही नहीं, बात ही खत्म, क्योंकि हम दोनों ही तैयार थे, रजामंदी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे क्या करना था कि बबलू नीचे चला ही गया था, चाय दे के अभी गया था, कम से कम 15-20 मिनट तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं सीढ़ी की बजाय ना, अगर वो कमरे में तख्त होता था, मेरे को अभी तक याद है, पलंग नहीं था, तख्त था, लेकिन तकिया वगैरह शायद था या नहीं था, वो मेरे को तकिया तो लगाना ही पड़ता है ना नीचे। दोस्तों आप तो तजुर्बेकार हो तो पता ही होगा आपको कि तकिया तो नितंबों को नीचे लगा के फिर कंधे पे दोनों टांगे रख के और फिर उसके अंदर शीशन योनि में प्रवाहित करना होता है, वो तो आप सबको पता ही है। और रोशनी का तो प्रबंध था ही, रोशनी तो थी वहाँ पे, 2 ट्यूबलाइटें जल रही थी, एक बल्ब का भी प्रोविजन था वहाँ। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है वो तख्त जो था ना, उसी को मैंने अपनी शेष सैया बना देनी चाहिए थी। और चाहे बाद में अंजाम कुछ होता, चाहे उसको बच्चा ठहरता नहीं ठहरता, वो एक अलग बात थी। उस वक्त मैं कंडोम वगैरह तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करता, तो उसकी भी कहानी बताऊंगा कभी। मगर उस वक्त मुझे उस पर चढ़ाई वो करनी चाहिए थी 15 मिनट वाली, जो मैं बंद कमरे में अपनी रानी के साथ करता था। मुझे करना क्या चाहिए था कि खिड़की थी, वो खिड़की तो बंद ही थी, खिड़की थी जो सीढ़ियों की तरफ खुलती थी, सीढ़ी के मतलब आंगन में, सीढ़ी के साथ जो चौड़ी सी पगडंडी होती है उस पर खुलती थी, क्योंकि सिंगल सीढ़ी थी लंबी, 1 फ्लाइट वाली, 2 फ्लाइट वाली नहीं थी। मैं इंजीनियर उससे समझा पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे उसको 15 मिनट भोगना चाहिए था। मुझे कभी भी मौका मिल जाए और मैं कभी उस उम्र के चक्कर में पहुँच जाऊँ, 94 में पहुँच जाऊँ, सन 94 में, तो मतलब कि 30 साल की उम्र में पहुँच जाऊँ, 30 साल की मेरी उम्र थी, 64 का बढ़ता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं
उस वक्त जब उसकी हाँ हो चुकी थी वृंदा की, तो मुझे उसको एक पत्नी के तौर पर, पत्नी की तरह ही सम्मान देते हुए और उसके पूरे कपड़े उतार कर उसके बदन की एक एक धज्जियाँ उतार देनी चाहिए थी, एक एक धागा उतार देना चाहिए था, कानों के बुंदे उतार देने चाहिए थे, और गले में जो छोटी मोटी झूठी मूठी चैन होती है वो भी उतार कर, और फिर मेरे को तरीके से 15 मिनट उसके साथ बहुत बेहतरीन संभोग करना चाहिए था। मैं आज भी इसे अपनी भूल मानता हूँ दोस्तों, जिसे मैं बाद में भी पछताता रहा हमेशा। और मुझे तरीके में रोशनी से, जैसे मुझे आदत थी कि रोशनी में ही करना, फिर मेरे को पॉइंट टू पॉइंट करना होता है, तो मैं घबरा गया अंधेरे से, बबलू के आने से जाने से, आशंका से, बिट्टू की आने की आशंका से, डैडी मम्मी के आने जाने की आशंका से मैं घबरा गया था। मगर उस वक्त बेरी के बेर जो थे ना, वो मुझे लूटने चाहिए थे, वो मैं लूट नहीं पाया ढंग से। खाली मैं बेरी के बेर मुंह में लेकर और चबा ही पाया, मगर लूट नहीं पाया। आज मुझे अगर दोबारा मौका मिल जाए दोस्तों, तो मैं वृंदा को कुछ ना सुनता, कुंडी लगा लेता। उसने कुंडी के लिए मना किया था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था मैं भी, क्योंकि आशंका होती है ना, तो आशंका मन में आ जाती है तो फिर घबराहट हो जाती है। मैं कुंडी लगा देता और एक बार को वहाँ चद्दर वद्दर या कुछ तकिया हो क्या, भाई शायद पड़ा ही होगा, हाँ था शायद तकिया, सोने का तो तखत पे सोने का ही होता है ना। उसके बाद मैं प्रॉपर वे में जाके ना, और उसकी कच्ची कचनार की कली को, मतलब कहने का कि संभोग उसने ज़िंदगी में कभी किया नहीं था, तो कच्ची कली थी वो, तो कच्ची कली कचनार की थी, तो मुझे उसमें प्रेशर लगाना ही था। क्योंकि दोस्तों अब बोतल की अब सील टूटेगी तो अब सील एकदम से थोड़ी टूट जाएगी। खुली हुई बोतल में से कोई भी पी सकता है, लेकिन वो बोतल तो खुली हुई नहीं थी, सील बंद थी पूरी, और बोतल भी मेरे हाथ में ही आई है हमेशा। उस बोतल पे हाथ भी मैंने फिराया, तो मुझे उसके साथ 15 मिनट भरपूर संभोग करना था, और मुझे उसके साथ अंतर्गत होना चाहिए था, और मुझे उसको पूरा मजा देना चाहिए था। पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाती है, मगर ये संभोग नहीं होते दोस्तों, मौके पे संभोग नहीं होते। क्योंकि क्या होता है कि रजामंदी कभी नहीं होती दोस्तों। एक रजामंद है, दूसरा नहीं है, दूसरा रजामंद है, वो नहीं है, दोनों रजामंद है तो काजी रजामंद नहीं है। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जिसने एक दूसरे को पसंद कर लिया संभोग के लिए, वो मियाँ बीवी हो गए, बाकी दुनिया काजी हो गई, बाकी मौका काजी का हो गया। मगर ये है कि उस वक्त थोड़ी वो भी घबरा गई थी, क्योंकि उसका भी पहला मौका था, मेरा तो खैर था ही पहला मौका अपनी पत्नी के अलावा, अपनी रानी के अलावा कहीं संभोग करने का। मगर मुझे आज भी मौका मिल जाए तो मैं उसके बदन के सारे कपड़े तत्परता से उतार के, क्योंकि तत्परता बहुत थी दोस्तों मेरे में, और एक बार कुंडी लग जाती तो फिर कोई आता तो नॉक करके ही आता, वो बाद में फिर कपड़े बदल लेते, लेकिन कोई पूछता भी कुंडी क्यों लगी, तो उसका जवाब नहीं था ना। तो मैं प्रॉपर अगर संभोग करता ना उस तखत पे, तो उसका एक एक अंग में तोड़ देता। वो अंग ना तोड़ पाने की मेरे को मलाल आज भी रहेगा दोस्तों। उसको भी था ये मलाल, कभी ना कभी बताऊंगा आगे अगले किस्सों में। मगर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखता हूँ, मैं बीच में एक दो बार गलत बोल गया, वीडियो कर रहा हूँ मैं, ऑडियो है ये पूरी। बाकी देखता हूँ इस पर क्या कमेंट सब वगैरह मैं ऑफर रखूँगा। बाकी देखता हूँ कितने लाइक वगैरह आते हैं, क्या आप लोग बोलते हो। नैतिकता के पाठ मत पढ़ाना मुझे, जो मेरे को नैतिकता के पाठ पढ़ाना चाहता हो ना, वो पहले अपना DNA चेक करा ले, वो अपने बाप की औलाद है कि नहीं है, और अपनी माँ के बारे में पता कर ले, उसके बाद ही बात करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।